आज का अपना टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। अब तक हमने बात की है मनी सप्लाई किसे कहते हैं, उसके बाद मनी डिमांड क्या होती है और क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमिक्स का क्या मानना है कि किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स सप्लाई ऑफ मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन उसके बाद की जो इकोनॉमिक्स है वो डिमांड फॉर मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। फिर हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी, उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा और अब जो टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? देखो बच्चों, हर इंडिया में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हर एक क्वार्टर में मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइव करता है, उससे रिलेटेड डिसीजंस पब्लिक के सामने पेश करता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके द्वारा या उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से अभिप्राय है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है उसमें क्या चेंज होंगे, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी को प्रभावित करने वाले कारणों में क्या चेंज किए गए हैं जिससे सप्लाई ऑफ मनी भी प्रभावित होगा और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है मनी जो मार्केट है, मनी मार्केट में जहां पर इक्विलिब्रियम होगा वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन कर दिया जाता है। जहां पे सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ मनी, तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन कर दिया जाता है जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं। अभी यदि सप्लाई ऑफ मनी में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली यू नो वेरी वेल रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंज हो जाएगा। तो जो भी सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री का, वो मनी सप्लाई को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करता है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करता है ताकि जो इक्विलिब्रियम है मनी मार्केट का या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें चेंज किया जा सके। देखो आपको पता है जहां मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड होगा वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा और मनी सप्लाई जो है टोटली किस पे डिपेंड करती है? बैंकिंग ए सेक्टर पे। मैंने आपको बताया था मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट है, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। करेंसी कितनी होगी, कितना पैसा सर्कुलेशन में आएगा, ये आरबीआई डिसाइड करता है। डिमांड डिपॉजिट हमारी कमर्शियल बैंक्स के पास होती है। तो आरबीआई के पास सप्लाई ऑफ मनी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसको चेंज करके वो इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई जाती है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम या रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रभावित करने के लिए, उस पॉलिसी को मनी सप्लाई बोला जाता है। द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू इम्पैक्ट मनी मार्केट इक्विलिब्रियम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये क्यों किया जाता है बच्चों? क्या जरूरत पड़ती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को इम्पैक्ट किया जाए या इसमें चेंजेस लाए जाए? ये इसलिए जरूरी है ताकि एक अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी बनी रहे, एक अर्थव्यवस्था ग्रोथ प्राप्त कर सके। जहां पर ये फिक्स हो जाएगा, जहां पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? पैसिव हो जाएगी। चेंजेस होने बहुत ही जरूरी हैं। तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ और स्टेबलाइजेशन के लिए जरूरी है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या इक्विलिब्रियम ऑफ मनी मार्केट है वो होना चाहिए और उसमें चेंजेस होने चाहिए। और उसमें चेंजेस करने का जो इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के पास वो कौन सा है? मनी सप्लाई है। तो जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक अपनाता है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम या रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने के लिए, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर है कि जो ऐसा क्यों करता है, जो आरबीआई है वो इस पॉलिसी के थ्रू क्या क्या करता है? एक तो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है, जो पहला काम है आरबीआई का, वो इस पॉलिसी के थ्रू जो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है।
या उसको लगता है कि मार्केट में मनी की जरूरत ज्यादा है तो रिलीज भी कर देता है मनी को ज्यादा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी की बात करता है कि मनी की अवेलेबिलिटी को दिखाता है कि कितनी मनी अवेलेबल हो रही है मार्केट में, उसको शो करता है। अभी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी की बात करता है। और कॉस्ट ऑफ मनी यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और किसकी बात होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये पॉलिसी इस तरह से कार्य करती है। ये जो 3 फैक्ट्स हैं, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, इनको कंट्रोल करके मनी जो मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो कार्य करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन कार्य है सप्लाई ऑफ मनी को देखना, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कराना और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन इस तरह से करना ताकि अर्थव्यवस्था में क्या हो, ग्रोथ भी हो और अर्थव्यवस्था है वो स्टेबल भी रहे, स्टेबिलिटी भी रहे। अर्थव्यवस्था में ना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए और ना ही डिफ्लेशन होना चाहिए। आप लोगों को याद होगा जब हमने लास्ट सेम में टैक्सेशन की बात की थी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात की थी, तब हमने मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आज हम इस टॉपिक में उसी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये थी बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है और ये पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है ताकि जो अर्थव्यवस्था की में जो मनी मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम स्थापित किया जा सके, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन किया जा सके। और इस पॉलिसी का जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, सप्लाई ऑफ मनी है। सप्लाई ऑफ मनी को एज एन इंस्ट्रूमेंट का जो है यूज करता है एक बैंक आरबीआई पूरी अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि उद्देश्य क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या उद्देश्य हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट, ताकि अर्थव्यवस्था में लोग जितने भी लोग काम करने के इच्छुक हैं उन सबको काम मिले। इस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो इस पर्पज के लिए जो गवर्नमेंट है वो चीप मॉनेटरी पॉलिसी, अब फुल एम्प्लॉयमेंट है यानी लोगों को काम प्रोवाइड करना है। एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये 2 तरह की होती है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी या फिर कॉस्टली या डियर मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उसको चीप मनी पॉलिसी बोला जाएगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होगा तो उसको डियरर या फिर महंगी मौद्रिक नीति बोला जाएगा। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है लोगों को, जो लोग काम करने के इच्छुक हैं उन सबको काम मिलना चाहिए, वो तभी पॉसिबल होगा जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा होगी। प्रोडक्शन एक्टिविटी कब ज्यादा होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट कब पॉसिबल होगा, जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। प्रोडक्शन एक्टिविटीज कब ज्यादा होंगी, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट कब ज्यादा होगा, जब लोग लोन ज्यादा लेंगे। लोन लोग कब ज्यादा लेंगे, जब लोन का जो प्राइस है, लोन्स प्राइस है वो क्या होगा, कम होगा। लोन प्राइस से क्या मतलब है, लोन प्राइस जब आप लोन लेते हैं बैंक से तो बदले में आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी कि जब इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा होंगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट को कम करना क्या कहलाता है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। तो
तो फुल एम्प्लॉयमेंट जब प्रोवाइड करना एक उद्देश्य होता है तो उस टाइम पर चीप मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, ताकि चीप मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम होगा, जिससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा होगी और जो लोग काम करने के इच्छुक हैं वो काम प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा है बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी कब होगी? सीधी बात है, जहां कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा वहीं पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कैपिटल फॉर्मेशन कब ज्यादा होगा? जब लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन तब ज्यादा होगा जब वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। और इन्वेस्टमेंट कब ज्यादा होगा? जब इन्वेस्टमेंट करने की जो लागत है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगा। तो यहाँ इसका कहने का मतलब यही है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसलिए यूज की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इस तरह से चेंजेस किए जाते हैं ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा और एक अर्थव्यवस्था का विकास है, जो ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाएगी। नंबर 3, एक क्या उद्देश्य है? प्राइस स्टेबिलिटी। देखो बच्चों, जो प्राइस में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। यदि प्राइस बहुत बढ़ता है, यदि वस्तु और सेवाओं के प्राइस में लगातार वृद्धि होती है तो उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। और यदि गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में लगातार कमी होती है तो उसको डिफ्लेशन बोला जाता है। किसी भी इकोनॉमी के लिए ना तो जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा डिफ्लेशन अच्छा है। तो प्राइस स्टेबिलिटी कब होगी? जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काबू किया जाए। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत पड़ती है, ताकि प्राइस में कोई इस तरह की फ्लक्चुएशन ना हो। यदि प्राइस लगातार बढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल किसी इकोनॉमी में, तो प्राइस के बढ़ने के कोई भी कारण हो सकते हैं बच्चों। प्राइस क्यों बढ़ेगा? या तो डिमांड बढ़ जाए गुड्स और सर्विसेज की, तब